सोचिए अगर किसी को 4 कमरों का एक शानदार नया पेंट किया हुआ घर मिल रहा हो, वो भी सिर्फ 800 रुपए महीने में। कोई भी आम इंसान तुरंत अपना सामान पैक करने लगेगा ना। बिल्कुल। इतनी कम कीमत में इतना बड़ा अपग्रेड किसे बुरा लगता है? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि क्या हो अगर वो 800 रुपए सिर्फ उस घर का किराया ना हो, बल्कि एक परिवार की मानसिक शांति, उनके सबसे सुरक्षित रिश्तों और शायद उनकी जान की कीमत हो। और यही वो बात है जो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार है। हम अक्सर उस फायदे को देखते हैं जो सामने चमक रहा होता है, लेकिन उसके पीछे छिपी अदृश्य कीमत को हमारा दिमाग पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। सही कहा। बाहरी आवरण इतना आकर्षक होता है कि अंदर का खौफनाक खालीपन नजर ही नहीं आता। तो चलिए इस पूरी घटना की परतों को खोलते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो द हॉन्टिंग ऑफ विराजन नगर स्टूडियो का एक वृत्तांत है। इसका नाम है वो घर जो रात में जाग जाता था। और ये पॉडकास्टर अर्जुन द्वारा रिकॉर्ड की गई एक महिला की आपबीती है। महिला का नाम सविता है और ये घटना साल 2003 में महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे विराजनगर में घटी थी। इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मकसद केवल एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है। हम उस मनोवैज्ञानिक और भौतिक यात्रा को डिकोड करना चाहते हैं जिसमें एक बेहद खुशहाल परिवार धीरे धीरे एक अनजान खौफ का शिकार हो जाता है। हाँ, एक ऐसा परिवार जो अपने छोटे से घर में पूरी तरह संतुष्ट था, लेकिन एक बेहतरीन सौदे के लालच में आकर फंस गया। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है सविता और उनके पति रमेश से। ये परिवार एक बहुत ही छोटे से केवल एक कमरे के घर में रहता था। इनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी नेहा और छोटी बच्ची गुड़िया, जिसने बस अभी-अभी बोलना और दौड़ना शुरू ही किया था। स्रोत के अनुसार पैसे भले ही कम थे, लेकिन घर में गजब की शांति थी। सविता और रमेश के बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता था। वो एक कमरे का घर आकार में भले ही छोटा था, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो एक अभेद्य किला था। एकदम सही। उस एक कमरे में पूरा परिवार हमेशा एक दूसरे की नजरों के सामने रहता था। वहां एक सुरक्षा का भाव था जो किसी भी इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन फिर कहानी में वो परफेक्ट डील वाली एंट्री होती है। उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें खबर दी कि घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घर किराए पर खाली है। हाँ, और उस घर में 4 कमरे थे, 2 बड़े, एक छोटा और एक रसोई। दीवारों पर एकदम नया पेंट हुआ था। और किराया, पूरे बड़े घर का किराया था सिर्फ 800 रुपए महीना। अब अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं, तो ये ऐसा है जैसे सेकेंड हैंड मार्केट में कोई चमचमाती लग्जरी कार कौड़ियों के भाव दे रहा हो। बिल्कुल। और ऐसे में तो दिमाग में खतरे की घंटी बजनी ही चाहिए। हाँ, कि भाई इसके इंजन में जरूर कोई बहुत बड़ी खराबी है। 800 रुपए में 4 कमरे, क्या ये पहली और सबसे बड़ी चेतावनी नहीं थी कि इस घर के साथ कुछ तो बहुत भयानक तरीके से गलत है? खतरे की घंटी तो बजती है, लेकिन इंसान के बेहतर भविष्य की उम्मीद उस घंटी की आवाज को म्यूट कर देती है। यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प पहलू काम करता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब सविता ने उस घर को देखा तो वो केवल ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं देख रही थीं। उनका दिमाग उन्हें भविष्य की तस्वीरें दिखा रहा था। ओह, मतलब बड़ी बेटी नेहा के लिए एक शांत पढ़ाई का कोना और छोटी गुड़िया के दौड़ने के लिए एक लंबा बरामदा। जी बिल्कुल। ये मनोवैज्ञानिक आकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि इंसान तार्किक सवाल पूछना ही बंद कर देता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना उस लॉजिकल थिंकिंग पर पूरी तरह हावी हो गया? इसे हम मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस का एक चरम रूप कह सकते हैं। हमारा दिमाग एक अजीब खेल खेलता है। हम वही सच मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। नया पेंट, बड़े कमरे। सविता का दिमाग इन चीजों का इस्तेमाल उस 800 रुपए के किराए को जस्टिफाई करने के लिए कर रहा था। एकदम सही। आम इंसान ये मान लेता है कि उसकी किस्मत अचानक चमक उठी है, बजाय ये सोचने के कि ये कोई बहुत गहरा जाल भी हो सकता है। गरीबी या संसाधनों की कमी इंसान को ऐसी उम्मीदों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। ये बात सच में सोचने वाली है कि कैसे हमारी उम्मीदें ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। खैर, जुलाई के मध्य में वो परिवार खुशी खुशी उस बड़े घर में शिफ्ट हो गया। और शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल वैसे ही बीते जैसा उन्होंने सपना देखा था। गुड़िया पूरे घर में गोल गोल घूमती रहती थी। नेहा ने अपना पढ़ाई का कोना सजा लिया था। लेकिन जैसे ही जुलाई खत्म होता है और अगस्त का महीना शुरू होता है, घर की हवा बदलने लगती है। और ये बदलाव एकदम से भौतिक या डरावने रूप में नहीं आता। ये बहुत ही साइलेंट तरीके से मनोवैज्ञानिक स्तर पर शुरू होता है। घर का वातावरण धीरे धीरे भारी होने लगता है।
हाँ, स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगस्त आते आते उस घर का माहौल घुटन भरा हो गया। सविता और रमेश जो उस एक कमरे के छोटे से घर में कभी नहीं लड़ते थे, उनके बीच अब बहुत ही छोटी छोटी बातों पर कड़वे झगड़े शुरू हो गए। जैसे चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई, कोई सामान अपनी जगह पर नहीं मिला, या किसी बात का जवाब देने में कुछ सेकंड की देरी हो गई। उफ, इन बातों पर वे ऐसे फटने लगे जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। इसके साथ ही उस घर की वास्तुकला यानी उसके आर्किटेक्चर की कुछ बेहद अजीबोगरीब कमियां भी सामने आने लगती हैं। हाँ, इस बात पर मुझे सच में बहुत हैरानी हुई। घर के पीछे एक छोटी सी गैलरी थी जिसमें लोहे की एक बड़ी सी ग्रिल लगी थी और उसके पार एक नाला बहता था जो सिर्फ बारिश में भरता था। और घर के अंदर का लेआउट भी बहुत अजीब था। बिल्कुल, इतने बड़े 4 कमरों के घर की रसोई में कोई सिंक ही नहीं था। बर्तन धोने के लिए रसोई के एकदम अंधेरे कोने में बस एक छोटी सी मोरी यानी नाली बनी हुई थी। रसोई में सिंक का न होना और मौरी का एक अंधेरे कोने में होना, ये पूरे विश्लेषण का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन यहाँ मैं एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या ये संभव नहीं है कि इतने बड़े घर में अचानक शिफ्ट होने का जो स्ट्रेस होता है, नया माहौल, इतना सारा सामान सेट करने की थकान, घर की सफाई का बड़ा हुआ काम, ये सभी उन झगड़ों का असली कारण हो? आप एडेप्टेशन स्ट्रेस की बात कर रही हैं। जी। क्या ये जरूरी है कि इसके पीछे कोई भूतिया साया या डार्क एनर्जी ही हो? शायद एक छोटे से घर से इतने बड़े घर में आने का जो बदलाव था, वो उनके दिमाग पर हावी हो रहा था। आपका ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हमें ये विस्तार से समझाती है कि हमारे आसपास का भौतिक स्थान हमारे व्यवहार और भावनाओं को कैसे कंट्रोल करता है। अच्छा, तो जगह का असर रिश्तों पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जब एक परिवार छोटे कमरे में रहता है तो वे शारीरिक रूप से हमेशा एक दूसरे के करीब होते हैं, जो अनजाने में एक भावनात्मक निकटता बनाए रखता है। और जब स्थान अचानक बढ़ जाता है तो वो फिजिकल विस्तार कभी-कभी भावनात्मक दूरियां भी पैदा कर देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। संवाद कम हो जाता है और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। तो झगड़ों की शुरुआत के पीछे ये एक बहुत बड़ा तार्किक कारण हो सकता है। तो फिर उस घर को हम भूतिया क्यों मान रहे हैं? अगर सब कुछ स्ट्रेस है तो डर कहाँ से आ रहा था? डर आ रहा था उस घर की अजीबोगरीब बनावट और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से। बात सिर्फ स्पेस के बढ़ने की नहीं है, उस रसोई वाली वास्तुकला की कमी पर ध्यान दीजिए। हाँ, जहाँ सविता को हर रात घर के एक अंधेरे कोने में फर्श पर बैठकर उस मोरी के पास झुककर बर्तन धोने पड़ते थे। अब मानव विकास के नजरिए से देखें तो जब इंसान किसी अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके नीचे झुकता है और उसकी पीठ घर के खुले हिस्से या दरवाजे की तरफ होती है, तो वो अवचेतन रूप से खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। बाप रे, मतलब उसका नर्वस सिस्टम हमेशा एक डिफेंस मोड में रहता है कि पीछे से कोई हमला हो सकता है। जी, ये लगातार बनी रहने वाली शारीरिक और मानसिक असुरक्षा उस घर की घुटन को कई गुना बढ़ा रही थी। ओहो, मतलब वो घर सिर्फ एक खाली जगह नहीं था, बल्कि उसका ढांचा ही इस तरह से डिजाइन था जो इंसान के दिमाग पर लगातार एक बोझ डाल रहा था। और ये बात सविता की आपबीती में बहुत साफ झलकती है। उन्हें उस मोरी के पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, क्योंकि कमरा बड़ा था, रोशनी वहां पहुंचती नहीं थी और दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बनती थीं। इसलिए सविता बर्तन धोते समय हमेशा अपने पति रमेश को सामने बैठाकर टीवी देखने को कहती थीं। वो चाहती थी कि रमेश उन्हें सामने दिखते रहें ताकि उन्हें थोड़ी सुरक्षा महसूस हो। जी। इसे हम एक क्लासिक कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। हाँ। जब आपको अपनी पीठ के पीछे से डर लगता है, एक ऐसा डर जिसे आप देख नहीं सकते, तो आप अपने सामने एक ऐसा दृश्य रखते हैं जो आपको सुरक्षित महसूस कराए। रमेश का सामने होना उस इवोल्यूशनरी डर को बैलेंस करने की एक कोशिश थी, लेकिन एक रात वो सुरक्षा का सारा भ्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हाँ, वो रात जब असल में खौफ ने दस्तक दी। स्रोत के मुताबिक सविता बर्तन धो रही थी, रमेश सामने बैठकर टीवी देख रहे थे और दोनों बच्चियां अंदर कमरे में सो रही थीं। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। और तभी अचानक सविता की रीढ़ की हड्डी के बीच ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत जोर से 2 उंगलियां चुभो दी हों। दर्द और झटके के मारे वो अपनी जगह से उछल पड़ी और उन्होंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई भी नहीं। और यहीं से ये पूरी घटना एक मनोवैज्ञानिक घुटन या स्ट्रेस के दायरे से बाहर निकलकर एक ठोस भौतिक खौफ में बदल जाती है। लेकिन जो सबसे अजीब बात मुझे लगी वो ये थी कि सविता ने इस घटना पर तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। हाँ, उन्होंने सोचा कि शायद दिन भर की थकान की वजह से नसों में कोई खिंचाव आया होगा या मांसपेशियों में कोई ऐंठन हुई होगी, और वो वापस पलटकर फिर से बर्तन धोने लगी। यहाँ थोड़ा रुकते हैं।
ये जो प्रतिक्रिया है ये इंसानी दिमाग के डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ उजागर करती है। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई कि किसी की कंप्यूटर में एक बहुत खतरनाक वायरस आ गया है, फाइलें डिलीट हो रही है, लेकिन वो इंसान उसे बस सिस्टम का एक छोटा सा ग्लिच मानकर इग्नोर कर रहा है और अपना काम चालू रखे हुए है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। कोई इतनी डरावनी चीज को थकान कैसे मान सकता है? वही तो, ये समझ से बाहर है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वायरस को स्वीकार करने का मतलब है कि अब हमें पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ेगा, यानी हमें उस खतरे से लड़ना पड़ेगा। और हमारा दिमाग उस भयंकर लड़ाई से बचने के लिए नॉर्मल सी बायस का सहारा लेता है। जी, दिमाग सच्चाई को स्वीकार करने से बहुत डरता है, खासकर तब जब वो सच्चाई हमारे समझ से बाहर हो। दिमाग सोचता है कि नहीं, ऐसा कुछ अति प्राकृतिक मेरे साथ नहीं हो सकता, जरूर मेरी ही नसों में कोई खिंचाव होगा। इंसान डर को स्वीकार करने से बचता है क्योंकि उसे स्वीकार करते ही उसका पूरा सुरक्षित संसार दांव पर लग जाता है। लेकिन दिमाग उस डर को बहुत ज्यादा देर तक नकार नहीं पाया क्योंकि स्रोत बताता है कि केवल 2 या 3 मिनट बाद ठीक उसी जगह रीढ़ की हड्डी पर उतनी ही जोर से किसी ने फिर से उंगलियां चुभो दी। और इस बार सविता खुद को रोक नहीं पाई और उनके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? रमेश घबराकर दौड़ते हुए आए। सविता ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसकी पीठ में कुछ चुभाया, लेकिन रमेश तो काफी दूर बैठकर टीवी देख रहे थे। तो दोनों ने मिलकर पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां उनके अलावा और कोई नहीं था। उफ! ये घटना इतनी डरावनी इसलिए है क्योंकि ये हमारे सबसे बुनियादी विश्वास पर हमला करती है। एक इंसान के लिए उसका घर बाहरी दुनिया से बचने का एक सुरक्षित किला होता है। हाँ, हम दुनिया भर के खतरों से बचने के लिए घर के अंदर आते हैं और कुंडी लगा लेते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो जब कोई बाहरी खतरा आपके दरवाजे को तोड़कर अंदर ना आए, बल्कि उस सुरक्षित किले के ठीक अंदर पहले से मौजूद होकर आप पर सीधा शारीरिक हमला करे। बाप रे! जब खौफ शरीर को छू लेता है तो इंसान का वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षित किला एक ही पल में ढह जाता है। बिल्कुल। बाहर से तो इंसान ताला लगा सकता है, लेकिन जो चीज पहले से घर के अंदर बैठी है, जो अदृश्य है और छू सकती है, उससे कोई कैसे बचेगा? इस घटना के बाद तो घर का पूरा माहौल ही बदल गया। सविता को हमेशा ऐसा महसूस होने लगा कि जब भी वो बर्तन धोती, कोई ठीक उनके पीछे खड़ा है। कोई ऐसा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी भारी मौजूदगी हवा में साफ महसूस होती है। ये लगातार बना रहने वाला डर, ये एहसास कि इंसान अकेला नहीं है, अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई तो वो गलत है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो इसके बाद शुरू होती है। घर तो बदल ही चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे रमेश का व्यवहार भी बदलने लगा। हाँ, जो रमेश कभी सविता पर आवाज तक नहीं उठाता था, वो अब रात को अचानक बिस्तर से उठकर जाने लगा। वो कभी खिड़की से बाहर किसी अनजान चीज को घूरता रहता, तो कभी बिना किसी कारण के आधी रात को घर से बाहर चला जाता। और जब सुबह सविता उससे पूछती कि रात को वो बाहर क्यों गया था, तो रमेश साफ इनकार कर देता कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो सोया हुआ था। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि डर अपना रूप कैसे बदल रहा है। जो खौफ पहले एक अदृश्य साये के रूप में महसूस हो रहा था, वो अब परिवार के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सदस्य के अंदर प्रवेश कर रहा है। रमेश का वो स्लीप वॉकिंग या ट्रांस जैसा व्यवहार ये दिखाता है कि वो डार्क एनर्जी अब सिर्फ घर के कोनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो सीधे रमेश के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। और इस खौफनाक सफर का सबसे डरावना मोड़ तब आता है जब सच्चाई पूरी तरह से बेनकाब हो जाती है। वो रात, हाँ, एक रात सविता आधी रात को उठती हैं और देखती हैं कि रमेश बिस्तर पर नहीं है। वो उन्हें ढूंढते हुए घर से बाहर जाती हैं और वहां घर के बाहर एक पुराने टूटे हुए मकान के पीछे घने अंधेरे में रमेश खड़े हैं। लेकिन वो रमेश नहीं है जिसे सविता जानती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ बहुत ही अजीब जानवरों जैसी और भयानक आवाजें निकाल रहे हैं। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो उन अजीब आवाजों में सविता को अपने पास उस अंधेरे में बुला रहे हैं। ये किसी भी इंसान के लिए आइसोलेशन यानी अकेलेपन का सबसे चरम और खौफनाक स्तर है। मुझे तो सोचकर ही सिहरन हो रही है। जरा सोचिए, जब अपना ही सुरक्षा कवच, अपना जीवन साथी ही डर का सबसे बड़ा स्रोत बन जाए, तो कोई कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो पति कुछ समय पहले तक रसोई में सामने बैठ के सविता को सुरक्षा का एहसास करा रहा था, वही पति अब रात के गहने अंधेरे में एक अनजानी खतरनाक शक्ति के पूरी तरह से नियंत्रण में है और उसे ही बाहर उस खौफ के पास बुला रहा है। इस दोहरे खौफ का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
यहाँ पर सविता एक साथ दो अलग अलग तरह के खौफ का सामना कर रही हैं और यही इस कहानी को इतना भयानक बनाता है। दो अलग तरह के खौफ? हाँ, एक खौफ वो है जो घर के अंदर अदृश्य रूप में मौजूद है, जिसने उनकी पीठ में उंगलियां चुभाईं और जो हमेशा पीछे खड़े होने का एहसास दिलाता है। और दूसरा खौफ वो है जो घर के बाहर उनके अपने पति के रूप में साक्षात दिखाई दे रहा है। सविता अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिर चुकी हैं। उनका पूरा संसार, उनके रिश्ते, सब कुछ उस अनदेखी ताकत ने अपने कब्जे में ले लिया है। शिकार अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। और यहीं पे वो आखिरी सवाल उठता है जिसने स्रोत पढ़ने के बाद से मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया है। वो कौन सा सवाल? अगर उस रात रमेश घर के बाहर उस टूटे हुए मकान के पास था और वो उन अजीब ताकतों के वश में था, तो फिर घर के अंदर रसोई में सविता की पीठ में वो दो उंगलियां किसने चुभाई थी? अगर रमेश बाहर था तो अंदर कौन था? बाप रे, ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और डरावना हिस्सा है। ये साबित करता है कि सविता और रमेश जिस चीज का सामना कर रहे थे वो कोई एक वहम या केवल दिमाग का खेल नहीं था। वो घर एक ऐसी डार्क एनर्जी से भरा हुआ था जो एक ही समय में कई जगह मौजूद हो सकती थी। हाँ, वो इतनी शक्तिशाली थी कि वो एक तरफ सविता को अंदर शारीरिक रूप से डरा रही थी और दूसरी तरफ रमेश को मानसिक रूप से अपने वश में कर चुकी थी। उफ, आज की इस पूरी चर्चा का सार अगर हम निकालें तो वो ये है कि जिंदगी में कभी-कभी जो चीजें बाहर से बहुत खूबसूरत, चमचमाती और हमारे फायदे की लगती हैं, जैसे वो 800 रुपए में 4 कमरों वाला बड़ा घर, उनके अंदर एक ऐसा भयानक खालीपन हो सकता है। एक ऐसा गाढ़ा अंधेरा जो धीरे धीरे हमारे सबसे सुरक्षित रिश्तों को, हमारी मानसिक शांति को और अंततः हमारे पूरे अस्तित्व को ही निगल जाता है। एक बड़े अपग्रेड या एक बेहतर डील की चाहत कभी-कभी हमें ऐसे दरवाजों के अंदर ले जाती है जहां से बाहर आने का रास्ता शायद कभी बना ही नहीं होता। सही कहा। भौतिक विस्तार की चाहत में हम अक्सर उस मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं जो एक छोटी लेकिन शांतिपूर्ण जगह में हमें मिलती है। ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि हर चमकती चीज केवल सोना नहीं होती। कभी-कभी वो एक ऐसा छलावा भी हो सकती है जिसकी कीमत जिंदगी की शांति देकर चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, बताइए। अगर हम स्रोत की एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद खास डिटेल पर वापस जाएं, तो याद कीजिए घर के पीछे वाली गैलरी के बारे में क्या बताया गया था? उस लोहे की ग्रिल वाली गैलरी के पार एक नाला बहता था जो गर्मियों में तो पूरी तरह सूखा रहता था, लेकिन बारिश आते ही उसमें पानी भर जाता था। जी, सविता का परिवार जुलाई के मध्य में उस घर में शिफ्ट हुआ था। तब सब कुछ एकदम ठीक था, कोई डर नहीं था। हाँ, लेकिन सारी परेशानियां, सारे झगड़े और वो पीछे खड़े होने का डर ठीक अगस्त के महीने में शुरू हुआ। अगस्त यानी मॉनसून का पीक, जब वो सूखा नाला पानी से पूरी तरह उफनने लगा होगा। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि दुनिया भर की कई लोक कथाओं और पैरानॉर्मल थ्योरीज में बहते हुए पानी को ऊर्जा या आत्माओं का बहुत बड़ा संवाहक यानी कंड्यूट माना जाता है। पानी अपने साथ बहुत कुछ बहा कर लाता है ना? बिल्कुल। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि अगस्त की उन भारी बारिशों में उस नाले के उफनते हुए काले पानी के साथ कुछ ऐसा बहकर आ गया था? कोई ऐसी चीज जिसने उस रात उस घर की लोहे की ग्रिल को पार कर लिया और उस घर के अंधेरे कोनों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। उफ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई भी इंसान जब अगली बार बारिश के मौसम में किसी खिड़की से बाहर बहते हुए पानी या उफनते हुए नाले को देखे, तो उसे एक पल के लिए जरूर सोचना चाहिए कि वो बहता हुआ पानी अपने साथ सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि और क्या-क्या लेकर आ रहा है।